तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी 11 को। इस मूवी के थ्रिलर, सस्पेंस और ट्विस्ट आपके दिमाग को हिलाकर रख देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक शख्स को देख पाते हैं जो किसी आदमी को मारकर उसे पेट्रोल डालकर जला देता है। अगले सीन में हम एक फाइनेंस कंपनी को देख पाते हैं। उसी समय वहां पर कुछ चोर आकर वहां के सारे गहने और पैसों को चुरा ले जाता है। इसी दौरान वहां का सिक्योरिटी गार्ड इन चोरों से लड़ाई झगड़ा करने लगता है, इन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर इन चोरों के पास गन होता है तो वह इस सिक्योरिटी गार्ड को ठोक देता है। अब अगले सीन में हम लोग इस कहानी के लीड कैरेक्टर अरविंद को देख पाते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर होता है। ये चोरी वाला केस अरविंद को मिलता है तो अरविंद इस केस की जांच पड़ताल करने लगता है। अरविंद इतनी गहराई से जांच पड़ताल करता है कि अगले ही दिन वह उन चोरों को पकड़ लेता है और हिरासत में ले लेता है। दरअसल यहां बात यह है कि अरविंद इस चोरी वाली केस को पहले से ही फॉलो करते आ रहा है। अरविंद को मालूम पड़ा कि वह चोर सिर्फ फाइनेंस कंपनी में ही जाकर चोरी करते हैं, तो अरविंद एक एरिया में जाकर वहां के फाइनेंस कंपनी में मौजूद सारे गहनों पैसों के अंदर ट्रैकर लगा दिया। इसी वजह से वह चोर पकड़े गए क्योंकि अरविंद उनका लोकेशन ट्रैक कर लिया। अब इस केस को सॉल्व कर देने के बाद अरविंद का हायर ऑफिसर इसे एक और नारकोटिक्स का केस सौंपता है। इसके अगले सीन में हम लोगों को रंजीत नाम के पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। यहां बात यह है कि शहर में एक शख्स काफी सारे लोगों को मारकर उसे जला दे रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने इस मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। करीबन इसी पैटर्न में शहर में 5 से 6 मर्डर हो चुके होते हैं। तो रंजीत का हायर ऑफिसर रंजीत को इस केस को सौंपते हैं, बोलता है कि तुम इसे जल्दी से सॉल्व करो। दरअसल रंजीत ने जब इस केस को अपने हाथ में लिया तो उस समय सिर्फ 2 ही मर्डर हुए होते हैं, मगर रंजीत इस केस को अपने अंदर में लिया उसके बाद और भी सारे मर्डर हो गए। रंजीत कितनी भी बारीकी से क्यों ना इंक्वायरी करें, इसे क्राइम स्पॉट पर एक भी कुल्लू नहीं मिलता, जिस वजह से केस आगे ही नहीं बढ़ता और मर्डर एक पर एक होते ही जाते हैं, 2 से 3, 3 से 4, और किलर का मारने का पैटर्न हमेशा की तरह सेम ही होता है। यहां पर रंजीत विक्टिम के बारे में भी पता नहीं कर पाता कि किसे मारा गया है और ना ही किसी एरिया में कंप्लेन दर्ज की गई। इधर अरविंद उस नारकोटिक्स केस को सॉल्व करने में लगा होता है। इसे कुछ लीड मिलते हैं। फाइनली अरविंद इस ड्रग्स की गैंग को पकड़ ही लेता है। अब लगातार 2-3 केसेस सॉल्व करने के बाद अरविंद का हायर ऑफिसर इसे अप्रिशिएट करने लगता है कि अरविंद, तुम्हारा काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। वहीं दूसरी तरफ रंजीत इस केस को आगे न बढ़ पाने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। इसी दौरान रंजीत के पास एक कॉल आता है तो रंजीत उसके बताए गए लोकेशन पर जाने लगता है। तभी रंजीत का गाड़ी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाती है। इसमें रंजीत की जान तो नहीं जाती, मगर इसके सर पर बहुत ही ज्यादा गहरा चोट लगती है, जिस वजह से रंजीत कोमा में चला जाता है। रंजीत का बहुत ही सीरियस सिचुएशन होता है। इसके बाद अरविंद का हायर ऑफिसर, मतलब कि वही कमिश्नर, अरविंद को बुलाकर उसे वही सीरियल किलर वाली केस को सौंपता है। कमिश्नर बोलता है कि इस केस की वजह से मुझे बहुत प्रेशर आ रहा है, मीडिया वाले और ऊपर से हायर ऑफिसर का पूछो ही मत। अगर हमारा डिपार्टमेंट इस केस को नहीं सॉल्व कर पाया तो यह केस सीबीआई के हाथों चला जाएगा। अब केस की फाइल देते वक्त कमिश्नर अरविंद के साथ एसआई मनोहर को भी ज्वाइन करवा देता है असिस्टेंट के तौर पर। केस हाथ में लेने के बाद अरविंद मनोहर को बोलता है कि मनोहर, मैं पहले उन सारे क्राइम स्पॉट को देखना चाहता हूं। इस तरह से मनोहर अरविंद दोनों क्राइम स्पॉट पर जाकर वहां दोनों थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मतलब कि अब तक शहर में 6 मर्डर हो चुके होते हैं सेम पैटर्न में, मगर एक भी कुल्लू नहीं मिला, यहां तक कि एक बाल तक नहीं मिला। इसके बाद दोनों जब पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं तभी मनोहर के पास इसके घर से कॉल आता है। तो मनोहर बोलता है कि मैं आधे घंटे में घर आ जाऊंगा। अरविंद मनोहर से इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है तो मनोहर बताता है कि कुछ दिनों पहले मेरी बीवी एक एक्सीडेंट में मर गई। मेरा एक बेटा है, एक औरत उसकी देखरेख करती है। अगले दिन अरविंद जब पुलिस स्टेशन जा रहा होता है तो रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिस वजह से अरविंद लिफ्ट मांगने लगता है। अरविंद को देखकर एक लड़की इसके पास आकर रुकती है लिफ्ट देने के लिए। इस लड़की को देखकर अरविंद हैरानी में रह जाता है और यहां से सीन फ्लैशबैक में जाती है। इस लड़की की नाम होती है सैन। आज से 8 महीने पहले सैन एक रेस्टोरेंट पर गई थी एक लड़के को देखने के लिए, जिस लड़के को इसके माँ बाप ने सेट किया था इसकी शादी के लिए। सैन की माँ इसे कॉल करके बोलती है कि लड़का ग्रे कलर का शर्ट पहनकर आएगा। तो इस रेस्टोरेंट में अरविंद उसी कलर का शर्ट पहनकर बैठा होता है। अब अरविंद को देखकर सैन यही सोच रही होती है कि लड़का यही है, मगर वह लड़का अरविंद नहीं होता।
इसके बावजूद भी सैन अरविंद के सामने जाकर इसे प्रपोज करने लगती है। फिलहाल तो अरविंद इस रेस्टोरेंट में किसी को फॉलो करते हुए आया होता है। अरविंद जिस शख्स को फॉलो करते हुए यहां पर आया होता है उससे अरविंद की फाइट होने लगती है। तब जाकर सैन को समझ आता है कि अरविंद एक पुलिस वाला है, मगर इसके बावजूद भी सैन अरविंद से प्यार करने लगती है, इसे फॉलो करने लगती है। अब प्रेजेंट टाइम पर अरविंद को सैन से लिफ्ट लेना इसे पसंद नहीं, मगर ड्यूटी पर लेट हो रहा होता है, इस वजह से वह लिफ्ट ले लेता है। इसके बाद अरविंद मनोहर दोनों रंजीत को देखने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। यहां आने पर मालूम पड़ता है कि रंजीत की हालत अभी भी वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं, अभी भी कोमा में ही पड़ा है। पता नहीं कब तक ये होश में आएगा। अब इसी रात किलर एक और शख्स को किडनैप करता है। दरअसल इस किलर के पास एक बहुत ही पुरानी मॉडल की कार होती है। सुबह जब अरविंद को एक डेथ बॉडी के बारे में खबर मिलती है तो अरविंद क्राइम स्पॉट पर जाता है। सेम पैटर्न में इस बार भी मर्डर तो हुआ होता है, मगर इस बार भी कोई कुल्लू नहीं। इसके बाद अरविंद जब इस डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर अरविंद को एक छोटी सी प्लेट दिखाता है और कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है कि मरने वाला कोई आदमी है जिसकी उम्र यही 30 साल होगी। उसके पैर में छोटी सी सर्जरी हुई है जहां पर एक प्लेट पाई गई। इस प्लेट के ऊपर एक छोटा सा सीरियल नंबर भी लिखा होता है जिसके जरिए से आप और सारी जानकारियां हासिल कर सकते हो। तो अरविंद एक एक्सपर्ट आदमी के पास जाकर इसके सारे डिटेल्स के बारे में पूछने लगता है, मतलब कि इन 4-5 महीनों के अंदर किस किस की सर्जरी हुई, उन्हीं सारी डिटेल्स के बारे में पूछता है। डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, मैं कल तक आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अरविंद जब यहां से जा रहा होता है तो इसे यहां मनोहर नजर आता है जो किसी डॉक्टर से मिलकर अपने घर जा रहा होता है। अब मनोहर के बारे में पता करने के लिए अरविंद इसी वक्त डॉक्टर से मुलाकात करता है। पहले तो डॉक्टर मनोहर के बारे में अरविंद को कुछ नहीं बता रहा होता, लेकिन अरविंद जब बोलता है कि मैं पुलिस वाला हूं तो डॉक्टर बताता है कि मनोहर के दिल में एक रेयर किस्म की बीमारी है, लेकिन मनोहर ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। अगले दिन मनोहर को उन सारे लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिन जिन ने अपने पैरों में सर्जरी करवाई। अब अरविंद इन सारे लिस्ट में फिल्टर करता है, मतलब कि सिर्फ आदमी ही होगा जिसकी उम्र 30 साल होंगे। अब फिल्टर करने के बाद 7 लोगों का नाम सामने आता है। तो मनोहर अरविंद दोनों एक एक शख्स के पास जाकर उनकी डिटेल्स के बारे में पूछने लगते हैं। फाइनली यह लोग सुधाकर नाम के आदमी के घर जाते हैं। लिस्ट में आखिरी नाम इसका ही होता है। सुधाकर का फादर पैरालाइज हो चुके होते हैं, तो सुधाकर घर पर ही रहकर छोटी मोटी काम करके अपने फादर की सेवा करता है। अरविंद जब इससे उस प्लेट के बारे में पूछता है तो सुधाकर कहता है कि हाँ सर, हाल ही में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिससे मेरे पैर में सर्जरी हुई। वह अरविंद को अपनी सर्जरी भी दिखाता है। थोड़ा बहुत पूछताछ करने के बाद अरविंद सुधाकर को कहता है कि 1 गिलास पानी ला दो। सुधाकर जब पानी लाने के लिए जाता है तो अरविंद इसके घर को इधर उधर देखने लगता है। सुधाकर इस वाकया को नोटिस करके वह अरविंद को जल्दी से पानी लाकर देता है। सुधाकर को देखकर लगता है कि जरूर यह कुछ अरविंद से छुपा रहा है। इसी समय सैन अरविंद को कॉल करके इसे रेस्टोरेंट पर मिलने के लिए बुलाती है। बोलती है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पहले तो अरविंद मना करता है, मगर उसकी मजबूरी समझकर मिलने के लिए जाता है। रेस्टोरेंट आने के बाद सैन अरविंद को प्रपोज करती है, लेकिन अरविंद इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, जिस वजह से सैन रोती हुई यहां से चली जाती है। अब अगले दिन अरविंद को एक और आदमी की मरने की खबर मिलती है, मगर इस बार थोड़ा अलग है। मतलब कि अब तक किलर लोगों को मारकर शहर के बाहर लाकर उसे जला देता था, मगर इस शख्स की डेथ बॉडी को शहर के अंदर ही जला दिया होता है। अरविंद के साथ साथ यहाँ का लोकल पुलिस भी होता है। एक कांस्टेबल से अरविंद को ये जानकारी मिलती है कि एक पागल भिखारी शख्स पुलिस स्टेशन आकर पुलिस वालों को कुछ बोलने लगा। मतलब कि वह पागल भिखारी पूरी बात नहीं बोल रहा था, यही कह रहा था कि एक लड़की थी, एक मास्क वाला शख्स था, वो लड़की जा रही थी, उस लड़की के पास एक गाड़ी आई। यहाँ का इंस्पेक्टर इस भिखारी की कोई बात नहीं सुनता, उसे पुलिस स्टेशन से भगा देता है। तो अरविंद अब इस भिखारी के पास जाकर इससे पूछता है कि कल तुमने क्या देखा, उस बारे में बताओ। भिखारी बताता है कि कल रात एक लड़की बस के जरिए अपने घर जा रही थी। बस से उतरकर वह लड़की पैदल जाने लगी, तभी उसके पास एक गाड़ी आया। गाड़ी वाला शख्स उस लड़की को बेहोश करके उसे अपने साथ ले गया। मतलब कि आज सुबह जो लाश मिली वह किसी लड़के की नहीं बल्कि एक लड़की की है। ये भिखारी अरविंद को कहता है कि वह लड़की हर रोज अपनी स्कूटी से इसी रास्ते से जाया करती थी। अरविंद मनोहर को कहता है कि यह लड़की हर रोज अपने ऑफिस से घर स्कूटी से जाया करती थी, इसी रास्ते से, लेकिन कल रात वो अपनी स्कूटी से क्यों नहीं गई।
इसका मतलब उसकी गाड़ी खराब हुई होगी तो वह जरूर किसी दुकान पर दी होगी बनाने के लिए। इस तरह से अरविंद अब आसपास के मैकेनिक के दुकानों पर जाकर पूछताछ करने लगता है। एक शख्स कहता है, हाँ सर, एक लड़की 2 दिन पहले अपनी स्कूटी यहां रखकर चली गई। अरविंद गाड़ी को जब चेक करता है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसे मालूम पड़ता है कि लड़की की नाम मीरा थी। अरविंद मनोहर दोनों जब मीरा के घर पर जाते हैं तो शॉकिंगली मीरा जिंदा होती है। कांस्टेबल मीरा को देखकर पहचान लेता है कि अरे तुम ही तो कल हमारे पुलिस स्टेशन आई थी। मतलब कि पुलिस वाले जब भिखारी को पुलिस स्टेशन से भगा दी तो उसी पुलिस स्टेशन के बाहर मीरा खड़ी होती है अपने कुत्ते की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के लिए। लेकिन वो कांस्टेबल इसकी केस को नहीं लिखता। अरविंद इसे पूछता है कि आप शुक्रवार की रात कहां पर थी? मीरा कहती है कि सर, मैं घर पर ही थी, मेरे पेरेंट्स यहां से दूसरे गांव गए हैं इसीलिए। इसके बाद मनोहर मीरा की घर की तलाशी लेता है और किसी चीज को देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। जल्दी से अरविंद को यहां बुलाता है तो अरविंद भी इस चीज को देखकर यह भी शॉक्ड हो जाता है। यहां बात यह है कि मीरा अकेली नहीं है, जुड़वा बहन है। इस दीवार पर एक और फोटो होता है। यह स्कूल की फोटो होती है और इस स्कूल का नाम होता है ट्विन बर्ड्स, और इस स्कूल के क्लास के अंदर सारे बच्चे ट्विंस होते हैं। इसके बाद अरविंद उस सुधाकर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है। यहां पर शौकीन बात यह है कि सुधाकर का भी जुड़वा भाई है। अरविंद कहता है कि तुम हमें सच बताओ, आखिर तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? सुधाकर बोलता है कि सर, मेरा नाम सुधाकर नहीं सुरेंद्र है, मेरा जुड़वा भाई का नाम है सुधाकर। 4 दिन पहले सुधाकर ने मेरे पास मैसेज किया कि घर आने में मुझे लेट होगा, तुम सो जाओ। अगले दिन सुधाकर घर नहीं आया। सुरेंद्र जब उसके फोन पर कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता। इसके बाद एक अननोन नंबर से सुरेंद्र के पास कॉल आया। यह कॉल वीडियो कॉल होता है, जहां सुधाकर को एक मास्क वाला शख्स बहुत टॉर्चर कर रहा होता है। सुरेंद्र इन सारी वाकया को वीडियो कॉल पर देखता है। सुरेंद्र को कहता है कि अगर तुझे तेरा भाई जिंदा चाहिए तो मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा तू कर। इधर मीरा के साथ भी ऐसा ही होता है, मतलब कि मरने वाली लड़की मीरा होती है। मीरा की बहन पुलिस स्टेशन भी गई थी कंप्लेन लिखवाने के लिए, मगर मास्क वाला शख्स मीरा की बहन पर नजर रखा होता है। इसलिए मीरा कांस्टेबल को झूठ बोलती है कि मैं कुत्ते की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के लिए आई हूं। इसके बाद मास्क वाला शख्स इन दोनों को एक जगह पर बुलाता है और जहां बुलाया होता है उस कमरे में एक आदमी बंधा होता है। मास्क वाला शख्स वीडियो कॉल करके दोनों को बोलता है कि पासी ही में गन रखा है, तुम उसे लेकर इस आदमी को खत्म कर दो, तभी तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारी बहन वापस घर लौटेगी। मतलब कि जिस आदमी को सुरेंद्र और मीरा की बहन मारने वाले होते हैं उस आदमी के चेहरे पर भी मास्क को होता है। तो अब यह दोनों अपनी भाई बहन को बचाने के लिए इस आदमी को गन से ठोक देते हैं। अगले दिन सुरेंद्र और मीरा की बहन को एक वीडियो मैसेज आता है। उसमें इन दोनों ने जो किया वह रिकॉर्ड हो चुका होता है, वही सारी वाकया जिसमें इन दोनों ने गन लेकर एक आदमी को खत्म कर दिया। यहां पर हैरानी की बात यह होती है कि इन दोनों ने जिस आदमी को मारा वो इनके ही भाई बहन होते हैं। मतलब कि सुधाकर के भाई ने सुधाकर को मार दिया और मीरा की बहन ने मीरा को मार दिया। तो इस वीडियो को देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं कि हमने अपने ही हाथों अपने सगे भाई बहन को मार दिया। अब यह दोनों पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकते क्योंकि इनकी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी होती है। इसके बाद अरविंद सुधाकर के भाई और मीरा की बहन को एक साथ बुलाता है। कहता है कि वह मास्क वाला शख्स तुम दोनों को वीडियो दिखाकर तुम दोनों के हाथों ही अपने ही भाई बहन को मरवा दिया। अरविंद कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो यह दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते होते हैं, मतलब कि दोनों क्लासमेट होते हैं। सुरेंद्र मीरा की बहन को देखकर पहचान लेता है, कहता है तुम तो तारा हो ना। इसके बाद अरविंद इन्हें स्कूल के दिनों के फोटो को दिखाता है। बोलता है कि क्या तुम दोनों को किसी के ऊपर शक है? तो यह दोनों एक ही आदमी का नाम लेते हैं, बेंजामिन। इसके बाद अरविंद तारा के फोन में सैन की फोटो को देखता है, वही लड़की जो कुछ दिनों पहले अरविंद को प्रपोज की थी ना। इसके बारे में जब पूछता है तब तारा कहती है, हाँ सर, इस लड़की की नाम है संजना, ये मेरी फ्रेंड है, हम दोनों हाल ही में एक मॉल में मिले थे। अरविंद सुरेंद्र को कहता है कि सर्जरी तो सुधाकर के पैर में हुई थी, तो सुरेंद्र तुम्हारा पैर जख्मी कैसे हुआ? सुरेंद्र कहता है कि सुधाकर के पैर में जख्म देखकर मैं भी अपने पैर में जख्म कर ली। इसके बाद मनोहर अरविंद उस स्कूल के मिस से मिलने के लिए जाते हैं। केस की सारी डिटेल्स इन्हें बताता है और बोलता है कि एक सीरियल किलर सिर्फ ट्विंस लोगों को ही मार रहा है और अब तक जितने भी लोग मरे हैं वह सब एक ही स्कूल से पढ़े हैं, एक ही क्लास से। अब यह सुनकर हेडमिस बेंजामिन का नाम लेती है। ये हेडमिस अपने स्कूल के बारे में इन्हें बताने लगती हैं।
कि आज से 26 साल पहले ये हेडमिस और इनका हस्बैंड एक स्कूल को स्टार्ट किए। अब देखते ही देखते इनके स्कूल में एक साथ 6 ट्विंस एडमिशन लिए। उस समय यह खबर बहुत ही ज्यादा वायरल हुई कि एक ही स्कूल में 6 ट्विंस हैं। हेडमिस का पति इसी मौके का फायदा उठाया। उसने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट किया कि जिन लोगों के बच्चे ट्विंस हैं उन्हें अपने एक ही बच्चे का फीस देना होगा। अब इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर काफी सारे पेरेंट्स अपने ट्विंस बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में करवाने लगे। इनकी छोटी स्कूल देखते ही देखते बहुत बड़ी बन गई और इस स्कूल का नाम चेंज करके ट्विन बर्ड्स रख दिया गया। इसके बाद एक दिन हेडमिस और इनका हस्बैंड एक चेस टूर्नामेंट देखने के लिए गए। वहीं पर इन दोनों ने पहली बार बेंजामिन को देखा। बेंजामिन यहाँ के गेम बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला होता है, जिस वजह से इस टूर्नामेंट का विजेता बेंजामिन होता है। बेंजामिन का एक और भाई है फ्रांसिस, लेकिन फ्रांसिस बेंजामिन की तरह इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, इतना शार्प दिमाग इसका नहीं होता। इसका दिमाग थोड़ा कमजोर होता है। अब फ्रांसिस को देखने के बाद हेडमिस और इनका हस्बैंड यही सोचने लगे कि अगर बेंजामिन हमारे स्कूल को ज्वाइन कर लेता है तो इसके चेस टैलेंट की वजह से हमारा स्कूल का नाम और ज्यादा रोशन हो, हम लोग और ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। इस तरह से दोनों जब बेंजामिन के घर गए तो बेंजामिन अनाथ होता है। इनका इस दुनिया में कोई नहीं। फुटपाथ पर रहकर छोटे मोटे काम करके और अपनी पढ़ाई के साथ रोजमर्रा की जिंदगी जीता है। अब हेडमिस और इनका हस्बैंड दोनों ने बेंजामिन को ऑफर दिया कि तुम दोनों भाई हमारे स्कूल में पढ़ाई करो, तुम दोनों वहीं पर रहना। अब यह ऑफर सुनकर दोनों भाई बहुत खुश होते हैं कि अब हम हॉस्टल में रहेंगे। तो अब अगले दिन हेडमिस दोनों भाई बेंजामिन और फ्रांसिस का एडमिशन अपने स्कूल में करवा देती है। अब इस स्कूल में एडमिशन होने के बाद फ्रांसिस और बेंजामिन की जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजरने लगती है। बेंजामिन तो पहले से ही इंटेलिजेंट होता है, मगर यहां रहकर फ्रांसिस भी अपने दिमागी ग्रोथ करने लगता है। मतलब कि वह भी धीरे धीरे करके पढ़ाई में तेज होने लगता है। कोई भी टीचर क्लास में पढ़ाए, इन्हीं दोनों लड़कों का एग्जाम्पल देते ही रहते हैं। उसी तरह बेंजामिन हर चेस कंपटीशन में जीतने लगा, जिससे स्कूल का नाम और भी ज्यादा रोशन होने लगा। अब दोनों भाई की ग्रोथ को देखकर क्लास में मौजूद लड़के सब जलने लगे, फ्रांसिस को चिढ़ाने लगे। बेंजामिन हमेशा फ्रांसिस का प्रोटेक्शन ही करते रहता है। एक दिन बेंजामिन ने क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट को मारा पीटा, क्योंकि वह लोग फ्रांसिस को चिढ़ा रहे थे, जिस वजह से हेडमिस सभी को पनिशमेंट दिए, बेंजामिन को भी। अब यह सारा कुछ होने के बाद चेस गेम का कंपटीशन आने वाला होता है, तो हेडमिस बेंजामिन का प्रैक्टिस करवाती रहती है। अब प्रैक्टिस के दौरान बेंजामिन हेडमिस से चेस का एक भी गेम को नहीं जीतता, लगातार हर गेम हार ही जाता है। हेडमिस बोलती है कि अगर तुम ऐसे कंपटीशन में खेलोगे तो हार जाओगे, आने वाले अगले टूर्नामेंट में देख लेंगे, अभी तुम जाओ। बेंजामिन कहता है कि नहीं मिस, एक और गेम खेलते हैं ना। तो शॉकिंगली इस गेम में बेंजामिन जीत जाता है। हेडमिस इसके गेम खेलने के तरीकों को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होती है। बोलती है कि तुम इतना ज्यादा बेहतर गेम खेलते हो, मगर तुम मुझसे हर बार हार क्यों जाते हो। बेंजामिन कहता है कि मैडम, मुझे आपके अंदर मेरी मां नजर आती है और मां कभी भी हार नहीं ना सकती। मतलब कि बेंजामिन का गेम कुछ अलग ही लेवल का होता है। मतलब कि बेंजामिन के पास प्लान ए प्लान बी नहीं, बल्कि प्लान सी भी होता है। अब इसी दौरान रात हो जाती है, तो बेंजामिन फ्रांसिस के पास जाकर उसे संभालने लगता है। मतलब कि फ्रांसिस को अंधेरे से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसे एक फोबिया होता है। इसके बाद हेडमिस का हस्बैंड बेंजामिन को लेकर टूर्नामेंट मैच पर ले जाता है। फ्रांसिस हेडमिस के पास ही होता है। दरअसल हेडमिस फ्रांसिस और बेंजामिन को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। अब बेंजामिन के जाने के बाद क्लास के बच्चे सब फ्रांसिस को बहुत ही ज्यादा तंग करने लगते हैं। फ्रांसिस बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। वह इस बारे में हेडमिस को भी नहीं बताता। इसके बाद बेंजामिन मैच जीतकर जब स्कूल पर आता है, तो फ्रांसिस बेंजामिन को इस बारे में नहीं बताता। अब इसके कुछ दिनों के बाद इनके क्लास में प्रैक्टिकल चलने लगती है। मतलब कि ट्विंस में कुछ बच्चे लैब पर जाते हैं और कुछ बच्चे रिकॉर्ड लिखने। अब इसी दौरान स्कूल का 2 टीचर फ्रांसिस के बारे में बात करने लगते हैं कि उसे एक अलग किस्म का फोबिया है, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अब इन दोनों टीचर की बातें बेंजामिन का क्लासमेट सुन लेता है। वह जाकर इस बारे में सारे क्लास के बच्चों को बता देता है। जब फ्रांसिस लैब में होता है तो उसके क्लासमेट लाइट ऑफ कर देती है। अंधेरे को देखकर फ्रांसीसी जोर जोर से चीखने लगता, चिल्लाने लगता, रोने लगता है। जब तक बेंजामिन फ्रांसिस के पास आता, कब तक फ्रांसिस मर चुका होता है। इसके बाद फ्रांसिस का फ्यूनरल कराया जाता है। बेंजामिन बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। 3 दिनों तक वह फ्रांसिस के कब्र के पास ही होता है। काफी सारे लोगों उसे बुलाते हैं, मगर वह नहीं जाता।
इसके बाद एक मदर हेडमिस और उनके हस्बैंड के पास जाकर कहती है कि बेंजामिन का यहां रहना ठीक नहीं है, उसे हर पल फ्रांसिस का ही याद आएगी, मैं उसे अपने ऑर्फनेज पर ले जाना चाहती हूं। तो बेंजामिन की हालत को देखकर हेडमिस और उनका बेंजामिन को इस मदर के साथ भेज देते हैं। अब प्रेजेंट टाइम पर हेडमिस बोल रही होती है कि मैं वही लास्ट टाइम बेंजामिन को देखा था। कुछ दिनों के बाद मुझे मालूम पड़ा कि एक फैमिली आकर बेंजामिन को गोद ले लिया, और इधर हमारे स्कूल को पता नहीं बेंजामिन का श्राप ही लगा था। फायर एक्सीडेंट में हमारा स्कूल जलकर राख हो गया। अभी इस सदमे को मेरे हस्बैंड बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसे शराब के नशे में डूब गए और शराब की लत ने उन्हें इस दुनिया से खत्म कर दिया। इसके बाद अरविंद यहां से सारे स्टूडेंट की डिटेल्स को लेकर चला जाता है। संजना के घर पर आता है, वही संजना जो अरविंद को प्रपोज किया। अरविंद को देखकर कहने लगती है कि बताइए आपको कौन चाहिए। मतलब कि यह संजना नहीं अंजना होती है। यह भी दोनों ट्विंस होते हैं, जुड़वा बहनें। संजना अपने घर पर अरविंद को देखकर दौड़ते हुए आकर इसके गले लग जाती है। अरविंद कहता है कि मैं यहां पर शादी की बात करने के लिए नहीं आया, बल्कि कुछ और काम से आया हूं। इस तरह से अरविंद इन दोनों को केस की सारी डिटेल्स के बारे में बताता है और बोलता है कि तुम दोनों की जान का खतरा है, जिस वजह से संजना अंजना दोनों को मनोहर के घर भेज देता है सेफ्टी के लिए। क्लास में अब दो ही शख्स बच्चे होते हैं, धीरन और धीरज। अरविंद उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, मगर उनका पता ही नहीं मिलता। अगले दिन पुलिस वालों को एक और जली हुई लाश मिलती है। कमिश्नर क्राइम स्पॉट पर आकर अरविंद को यहां डांटने लगता है। बोलते हैं कि तुमको तो धीरन और धीरज नहीं मिले, तो उस किलर को कैसे मिल गए? अब हम कैसे मालूम करें कि यह धीरन है या धीरज? अरविंद कहता है कि यह धीरन है सर। उस दिन स्कूल में सारे स्टूडेंट दो बैच में डिवाइड हो गए। एक बैच फिजिक्स लैब में गए और दूसरी बैच केमिस्ट्री लैब में। केमिस्ट्री लैब में ही स्टूडेंट सब लाइट ऑन ऑफ कर दी, जिस वजह से फ्रांसिस की मौत हो गई, और इस गम को बेंजामिन बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो यह बेंजामिन सिर्फ ऑपोजिट वाले स्टूडेंट को ही मार रहा है। मतलब कि जो फिजिक्स लैब में थे सिर्फ उन्हें ही मार रहा है, क्योंकि वो भी अपने भाई बहन का दर्द को महसूस करें। आप मुझे लास्ट चांस दीजिए सर, मैं किलर के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। अब हॉस्पिटल में रंजीत होश में आता है तो अरविंद जल्दी से उससे मिलने के लिए जाता है। रंजीत बताता है कि उस रात मेरा एक्सीडेंट ऐसे ही नहीं हुआ, मुझे एक फेक कॉल आया था। जब मैं जा रहा था तो रास्ते के दौरान एक पुरानी मॉडल की गाड़ी गुजरने लगी, उसी गाड़ी ने मेरा एक्सीडेंट किया। यहां पर एक और शॉकिंग बात यह है कि उसी शख्स ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। अरविंद, मुझे लगता है कि किलर हमारे आसपास ही हैं, हमारी हर हरकतों पर अच्छे से नजर रखा हुआ है। अब इसी दौरान हेडमिस अरविंद के पास कॉल करके बताती है कि मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई। हर साल फ्रांसिस के डेथ डे के दिन बेंजामिन उसके कब्र के पास आता है, वहां फ्लावर रखता है। कल फ्रांसिस का डेथ डे है, बेंजामिन जरूर आएगा। तो अब अरविंद उस रात उस कब्र के पास जाकर छुपा रहता है, बेंजामिन का इंतजार कर रहा होता है। तो ठीक उस रात बेंजामिन फ्लावर लेकर फ्रांसिस के कब्र के पास आता है। जब हम लोग बेंजामिन का चेहरा देखते हैं तो वह कोई और नहीं, मनोहर होता है। अरविंद जब मनोहर को पकड़ने की कोशिश करता है तो मनोहर अपना चेहरा ढककर यहां से भागने लगता है। मनोहर के पास वही पुरानी ब्लैक कलर की गाड़ी होती है जो रंजीत ने बताया। अरविंद मनोहर का बहुत देर तक पीछा करता है, मगर वह इसके हाथ से निकल जाता है। अब अरविंद जल्दी से मनोहर के घर पर जाता है तो शॉकिंगली मनोहर अपने घर पर ही होता है। अरविंद यहां संजना अंजना को बचाने के लिए आया होता है। अरविंद जब घर के अंदर जाता है तो संजना अंजना को मनोहर बांध कर रखा होता है। जब तक अरविंद को कुछ समझ आता, मनोहर इसके सर पर वार करके अंजना को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद अरविंद संजना दोनों मनोहर की तलाशी करने लगते हैं। अरविंद एक पुरानी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर जाता है क्योंकि मनोहर ने हर एक शख्स को यहीं पर बुलाया होता है। तो इसी बात को याद करके अरविंद यहां आता है। यहां पर अरविंद को मनोहर नजर आता है तो यहां इन दोनों के बीच तगड़ी फाइट होने लगती है। इसी बीच अरविंद संजना को गन देकर बोलता है कि संजना अंजना को मारने के लिए मनोहर लिफ्ट से नीचे आ रहा है, तुम मनोहर को मार दो। तो लिफ्ट जैसे ही खुलता है तो उसमें अंजना होती है और संजना बिना देखे अंजना के ऊपर गोली चला देती है। मतलब कि लिफ्ट में मनोहर मौजूद नहीं होता है और सीन छोटी सी फ्लैशबैक में जाती है। थोड़ी देर पहले अरविंद मनोहर दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे ना, तो उस समय मनोहर अरविंद के छाती पर फ्रांसिस का नाम देखता है। इसका मतलब ये है कि बेंजामिन कोई और नहीं अरविंद ही है। साला ये वाला तो सस्पेंस तो पूरा दिमाग ही हिला दिया। इसके बाद अरविंद अंजना को लिफ्ट से नीचे भेजकर संजना को गन देकर उसे शूट करने के लिए बोला, तो बिना देखे संजना अंजना को ही शूट कर देती है। अब थोड़ी देर के बाद यहां पर रंजीत आता है तो वह अरविंद से फाइट करके इसे हिरासत में ले लेता है।
इसके बाद रंजीत अरविंद से इंटरोगेशन करते हुए इसे पूछता है कि तुम अब तक सारे पुलिस डिपार्टमेंट को उल्लू बनाते हुए घूम रहे हो, बचपन का बदला अब जाकर ले रहे हो। अरविंद बोलता है कि मेरा भाई भी बच्चा ही था, फ्रांसिस के बगैर मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाया। फ्रांसिस को मारकर ये सारे लोग अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजार रहे हैं, लेकिन मैं हर दिन फ्रांसिस के याद में मरता ही जा रहा हूं। मैंने पहले ही सोच लिया कि मैं नॉर्मली इन लोगों को नहीं मार पाऊंगा, इसीलिए मैंने पुलिस की वर्दी पहनने की सोची और मैं यही चेन्नई ट्रांसफर होकर आया। मैंने अपने सारे क्लासमेट्स को ट्रैक करके उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ हासिल कर लिया। सारे लोगों के डिटेल्स मुझे मिल गए, लेकिन संजना, अंजना, धीरण, धीरज, इनका डिटेल्स मुझे नहीं मिला। मुझे लगा कि इनका डिटेल्स स्कूल में ही मिलेंगे, तो मैं पुलिस स्टेशन के पास ही सुधाकर को खत्म कर दिया ताकि यह केस मुझे मिले। लेकिन कमिश्नर ने यह केस तुम्हें दे दिया, तो सुधाकर के बारे में मालूम करने से पहले मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट कर दिया, क्योंकि सुधाकर के पैर पर प्लेट लगी हुई थी। उसकी मदद से तुम जरूर इस केस को क्रैक कर लेते। तुम्हें जान से खत्म करना मेरा मकसद नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें खुद हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद कमिश्नर ने यह केस मुझे सौंपा और मेरा काम बहुत आसान हो गया। इसी दौरान मैंने स्कूल जाकर हेडमिस से धीरेन, धीरज का पता मालूम करके धीरन को खत्म कर दिया। इसी बीच मुझे मालूम पड़ा कि तुम्हारा एक आदमी मुझे फॉलो कर रहा है, तो मैं इस केस में मनोहर को खींचा। मतलब कि अरविंद मनोहर के बेटे को जान से खत्म करने की धमकी देकर कुछ काम वगैरह करने के लिए बोलता है, जैसे कि वही फ्रांसिस के कब्र के पास जाकर फूल चढ़ाना, उसके बाद एक ब्लैक पुरानी गाड़ी लेकर वहां से फरार होना। अंजना को मारने के लिए मैंने मनोहर का इस्तेमाल किया, लेकिन तुम मेरा पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए। अब रंजीत को अरविंद के ऊपर कैसे शक हुआ, ये रंजीत बताने लगता है। मतलब कि कुछ दिनों पहले अरविंद रंजीत के घर गया था ना, उसके ठीक होने के बाद, तो उस समय रंजीत अरविंद के पास एक लाइटर को देखा और यही लाइटर रंजीत ने अपना एक्सीडेंट होते वक्त देखा था। तो इसके बाद रंजीत अरविंद के बारे में थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, तो रंजीत को अरविंद का असली नाम मालूम पड़ा कि इसका नाम तो बेंजामिन है और इसके भाई का नाम फ्रांसिस था। अब यह सब कुछ होने के बाद रंजीत अरविंद को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने आकर सारी सच्चाई बताने लगता है। इस न्यूज को देखकर धीरज पुलिस स्टेशन आता है और गलती से रंजीत और मनोहर से टकरा जाता है। यहां पर शॉकिंग बात यह है कि कुछ दिनों पहले अरविंद ने कुछ चोरों को पकड़ा था ना, जो फाइनेंस कंपनी में जाकर चोरी करते थे। तो उस गैंग का लीडर ही यह दोनों भाई होते हैं, धीरण और धीरज। धीरण जेल में होता है और धीरज अंडरग्राउंड हो चुका होता है। अरविंद यानी कि वही बेंजामिन के न्यूज को देखकर वह बाहर आता है। अब यह सच्चाई जानने के बाद मनोहर, रंजीत दोनों जेल की तरफ भागने लगते हैं, मगर उससे पहले ही अरविंद धीरण को मार चुका होता है। यहां पर अरविंद रंजीत को कुछ सच्चाइयां बताने लगता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें उस लाइटर का कुल्लू दिया ताकि तुम मुझे पकड़ो, मैं जेल जाऊं और इस धीरण को खत्म करूं। और यही अरविंद का प्लान सी होता है। बोलता है कि जिस दिन फ्रांसिस मर गया उसी दिन बेंजामिन भी मर गया, लेकिन इन सारे लोगों को मारने के लिए ही मैं अब तक जिंदा हूं। इसके बाद अरविंद मनोहर को कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरा दिल तुम्हारा है, मैंने तुम्हें डोनेट कर दिया। इस तरह से अरविंद कुछ गोलियां खाकर मर जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।